नमस्कार बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9 का द्वितीय चैप्टर जियोग्राफी का द्वितीय चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप आपके लिए लेकर आया हूं। तो बच्चों देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत का जो स्वरूप है, हमारे भारत का रूप या आकार है, कहां पर किस क्षेत्र में कैसा है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको ध्यान से देखिए, ये हमेशा सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें से क्वेश्चन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। तो देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो बच्चों, भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत के भौतिक स्वरूप के 6 भाग जो हैं बच्चों, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं हिमालय पर्वत, यानी पहला जो हमारा हिमालय पर्वत, यानी भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा भाग है उत्तरी मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, और छठा हमारा है द्वीप समूह। तो अब देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा, चौथा मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा हिमालय पर्वत, यानी हिमालय पर्वत की चोटी। पहले देखते हैं हिमालय पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसके लिए हम बता दें, हिमालय जो हमारा हिमालय पर्वत है तो इसको 4 श्रेणियों में विभाजित किया, यानी हिमालय जो 2400 किलोमीटर, यानी इसको कह सकते हैं हिमालय पर्वत का जो विस्तार है हमारा, वह 2400 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर की रेंज में हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो फैला हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के उसके बाद में आ जाते हैं दिहांग नदी तक। तो इस पर्वत श्रेणियों को 4 भागों में, यानी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। पहली हमारी श्रेणी है ये पहली श्रेणी हमारी आ जाती है ये, यानी जो पहली श्रेणी है इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये हमारी हो जाती है ट्रांस हिमालय, पहली हमारी हो जाती है ट्रांस हिमालय। उसके बाद में जो दूसरी श्रेणी हमारी होती है ये निकलती हुई चली जाती है, इसको कहते हैं बृहद हिमालय, इसको हम कहते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, दूसरी श्रेणी। और तीसरी जो हमारी श्रेणी है इसे निकलती हुई जाती है, ये इसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय, इसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। और जो हमारी चौथी श्रेणी निकलती है यहां से, वो हमारी शिवालिक के नाम से जानी जाती है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो ये 4 श्रेणियां हमारी है हिमालय, यानी इन पर्वत श्रेणी, हिमालय की जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों को 2400 किलोमीटर में, यानी इन पर्वत श्रेणियों का 2400 किलोमीटर में विस्तार है। तो ये हमारी कुछ पर्वत श्रेणियां हो जाती हैं। उसके बाद में इसमें पाए जाने वाले, इसके अतिरिक्त और हम आपको बता दें, इसमें यहां पर देखेंगे आप कि कुछ हिस्से, जैसे यहां पर ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये इतना इधर का और ये हिस्सा इधर का, ये हिस्सा जो 2 हिस्से इधर विभाजित है, तो ये हमारा हो जाता है पाक अधिकृत, POK, यानी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, POK इसको बोलते हैं। और इधर LAC, यानी ये इधर LOC है, LOC, और इधर LAC, ये इसका पूरा नाम होता है। देखिए जो हमारा LOC है ये पाक अधिकृत हिस्सा है, और जो ये LAC है,
LAC ये अक्साई चीन के कब्जे में है, यानी इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। LOC का पूरा नाम क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LIC का जो हमारा पूरा नाम, यानी ये जो है LIC सॉरी LOC, तो LOC का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, और जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, यानी चीन अधिकृत हिस्सा जिसको आप कह सकते हैं। तो इतना समझ में आया। अब आगे हम बताते हैं, देखिए इसमें पाए जाने वाली कुछ पर्वत श्रेणियां। तो कुछ पर्वत श्रेणियां कैसे, जैसे यहां पर हम बताते हैं आपको कि इसी जो है पहला हमारा ट्रांस हिमालय है, इसी में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये इसको कहते हैं काराकोरम K2, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है, K2 यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद में इसी के नीचे जस्ट आ जाते हैं हम, ये पर्वत श्रेणी, इसको बोलते हैं लद्दाख, यानी ये जो पर्वत श्रेणी है ये है लद्दाख, लद्दाख की श्रेणी। और ये हमारी पर्वत श्रेणी जो है ये है K2 काराकोरम जिसको कहते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं उसके नीचे ये वाली पर्वत श्रेणी जो यहाँ पर तीसरे यानी लघु या मध्य हिमालय में पड़ती है, ये जास्कर की श्रेणी कहलाती है। ये है हमारी जास्कर श्रेणी, यानी जास्कर पर्वत श्रेणी के नाम से यह जानी जाती है। अब इतना पर्वत श्रेणियां ऊपर से मैंने बताया आपको। अब आगे हम नीचे आते हैं धीरे धीरे अन्य पर्वत श्रेणियों की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये कैलाश श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी। सबसे पहले बच्चों बता दें आपको कि हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कैलाश पर्वत श्रेणी पाई जाती है। उसके बाद में यहां पर से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम नेपाल में, तो यहाँ पर हमारी एवरेस्ट पाई जाती है, एवरेस्ट की चोटी, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है, इसमें वर्तमान में 8,850 मीटर है। और इसी के पास यहां पर आ जाते हैं हम तो अन्नपूर्णा चोटी, ये हमारी अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा की चोटी यहां पर पाई जाती है। और इसी के ऊपर ये दी गई है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ी, ये यहां पर हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इसके बाद में हम यहां से आगे बढ़ते हैं इस क्षेत्र में जिसको कमायू हिमालय, या आप इधर पढ़ लेते हैं, पहले इधर देख लेते हैं, हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम कंचनजंगा, यानी ये जो नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती है, ये हमारी हो जाती है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी। इसकी ऊंचाई 8,590 मीटर ये हो जाती है। उसके बाद में अब यहां पर हम आ जाते हैं बाहर तीसरी ट्रांस हिमालय के ऊपर। तो यहां पर हमारी चोटी पड़ती है नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी। ये नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई है 7,756 मीटर, ये हमारी पड़ जाती है नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय की सारी पहाड़ियां हुई। अब देखिए ये पर्वत श्रेणियां जो मैंने बताया है कि ये जो उत्तर से और पूर्वी भारत में फैली हुई माउंट एवरेस्ट की 2400 किलोमीटर में जिनका विस्तार है, ये पर्वत श्रेणियां। अब इन पर्वत श्रेणियों को इधर 4 भागों में बांटा गया था, किंतु अब इनको इधर से भी विभाजित किया गया है। अब इधर से विभाजित होने वाली जो पर्वत श्रेणियां उनको हम देखते हैं। तो इधर से इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो यहाँ पर सतलुज नदी पड़ती है हमारी, यहाँ पर सतलुज नदी से ले करके और यहां हम आ जाते हैं, ये यहां पर हमारी सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर सतलुज नदी, ये हमारी यहाँ पर सारी पड़ता है सिंधु, ये सिंधु नदी से लेकर के ये यहाँ सतलुज है, सतलुज नदी। तो इसके इस बीच के हिमालयी क्षेत्र को, यानी जो इस बीच का हिमालय क्षेत्र पड़ता है, इस हिमालय क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर, इस क्षेत्र को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यानी इस क्षेत्र की जो सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच में क्या मैदान है, इसको हम क्या कहते हैं? यहां पर ये उत्तरी मैदान, सर ये दूसरा पॉइंट हमारा चल रहा है, उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान में हम बता रहे हैं आपको कि मैदान की दृष्टि हम इनको 4 भागों में विभाजित करते हैं।
तो सिंधु नदी से लेकर के और सतलुज नदी के बीच का ये जो भाग होता है क्षेत्र, इसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं और इनके बीच की लंबाई 560 किलोमीटर है। उसके बाद में हम यहां से बढ़ते हैं, फिर यहां आ जाते हैं काली नदी तक, यानी आप कह सकते हैं सतलुज नदी से जो यहाँ पर हमारी पड़ती है काली नदी, काली नदी के बीच, तो इस बीच के भाग को, यानी इस बीच के भाग को हम कमायु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कमायु हिमालय, यानी ये पर्वत श्रेणियां ही चल रही हैं, तो इस बीच के क्षेत्र को हम कमायु हिमालय कहते हैं। अब इस कमायु हिमालय में देखिए यहाँ पर कुछ चोटियां पाई जाती हैं, जैसे इन चोटियों को, इस कमायु हिमालय के बीच में पाई जाने वाली चोटियां जैसे कामेट, ये यहाँ पर कामेट पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये पर्वत जो हमारी चोटी है ये नंदा देवी है, नंदा देवी, ये नंदा देवी जेटी हमारी शिवालिक में पाई जाती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का हिमालयी क्षेत्र है, सतलुज नदी से भी और काली नदी के बीच के का हिमालयी क्षेत्र, इसको हम कमायु हिमालय कहते हैं। कमायु हिमालय, इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर, यानी इस क्षेत्र की लंबाई 320 किलोमीटर है। अब यहां देखते हैं काली नदी से लेकर के और यहाँ पर तीस्ता नदी, यानी इस काली नदी से होकर के और इस तीस्ता नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है ये नेपाल हिमालय कहलाता है। नेपाल हिमालय, इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और इस नेपाल हिमालय के बीच की जो दूरी है ये 800 किलोमीटर है, यानी इस हिमालय क्षेत्र के बीच की दूरी जो है 800 किलोमीटर है। उसके बाद में तीस्ता नदी से लेकर के, इस तीस्ता नदी से लेकर के और इस दिहांग नदी तक, यहाँ पर पड़ती है हमारी दिहांग या उसको हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ये, इसको हम कहते हैं दिहांग, यानी दिहांग नदी, इसके बीच की लंबाई 720 किलोमीटर है। दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालयी भाग को हम दिहांग नदी कहते हैं, तो इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो ये हमारी पर्वत श्रेणियां कुछ हो गई, यानी पर्वत श्रेणियां जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहाँ दिहांग नदी तक इनका विस्तार 2400 किलोमीटर में है। तो उनको इस मैदान यानी इस पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसमें होने वाली चोटियां भी मैंने बताई। अब आगे हम चलते हैं इस दूसरे पॉइंट पर। पहला हमारा पॉइंट हो गया हिमालय पर्वत, ये हमारा हिमालय पर्वत हुआ, कुछ मुख्य रूप से पहाड़ियां हुई। उसके बाद में अब हम चलते हैं यहाँ पर, दूसरा क्षेत्र हमारा है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान जो हमारा ये कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी है या सतपुड़ा की श्रेणी, ये जो हमारी पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी आप कह सकते हैं। इस सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से, यानी ये जो हमारी सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से इसके ऊपर भाग को उत्तरी भारत और निचले भाग को हम दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी भारत का मैदान कितना है? उत्तरी भारत का मैदान देखिए, इसमें बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं यहाँ पर, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो कि यहाँ ये उत्तरी मैदान भाग में काली नदी, तीस्ता नदी, सतलुज नदी, तो ये सिंधु नदी, ये सब उत्तरी भारत में बहकर आती हैं और वो इनके द्वारा यानी समतल भूमि पर बहती है, जिससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र हमारा उत्तरी भारत का होता है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न नदियों का बहाव होता है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। तो उत्तरी भारत जो हमारा क्षेत्र है, कह सकते हैं आप उत्तरी मैदान, ये बहुत ही उपजाऊ होता है। यानी ये सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, गंगा, यमुना इसी के बीच में पाई जाती है। तो ये सब नदियां का वाला जो क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र हमारा ये होता है, ये कह सकते हैं आप, ये उत्तरी हिमालय मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। अब बच्चों हम तीसरा पॉइंट लेकर चल रहे हैं आपके साथ, प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या है, पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीप जो तीन ओर जल से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं यानी प्रायद्वीपीय पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पठार के लिए हम पहले देखते हैं, यहाँ पर ये क्षेत्र जो हमारा पड़ता है, ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में, यहाँ पर दक्कन का पठार पड़ जाता है। उसके बाद में यहां से जब हम आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं झारखंड में,
तो झारखंड में यहाँ पर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। उसके बाद में ये यहाँ पर आ जाते हैं राजस्थान के क्षेत्र के पास, तो यहाँ पड़ता है मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये हो जाता है मालवा का पठार। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यही हमारी पड़ जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी ये जो हमारी पर्वत श्रेणी है इसको हम कहते हैं विंध्याचल, विंध्य पर्वत श्रेणी जिसको कह सकते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी, ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो जाती है या विंध्य पर्वत श्रेणी। और इसी के पास यहाँ पर नीचे सतपुड़ा रेंज के नीचे जो ये पहाड़ियां पाई जाती है इनको कहते हैं महादेव, महादेव की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, ये यहां पर हो जाती है महादेव की पहाड़ियां। उसके बाद में इसी दक्षिणी भारत में हम आ जाते हैं, तो यहां पर देखिए इधर ये जो क्षेत्र हमारा हो जाता है ये हमारा है अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ये हमारा अरावली पर्वत श्रेणी का क्षेत्र होता है। और इसी में गुरु शिखर नामक चोटी पाई जाती है, इसको कहते हैं हम गुरु शिखर, ये जो पर्वत श्रेणी इसमें पाई जाती है गुरु शिखर, ये यहाँ पर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई 1722 मीटर है, यानी इस गुरु शिखर की लंबाई जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी गुरु शिखर और इसकी लंबाई 1722 मीटर है। अब ये आ जाते हैं महादेव की पहाड़ियां हो गई। यहां पर देखिए नाग श्रेणी, यहां पर नाग पर्वत श्रेणी है, यहां पर ये पड़ जाती है नाग श्रेणी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मेघालय में आ जाते हैं, ये मेघालय में पठार जो पड़ता है इसमें कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, जिनको कहते हैं गारी खासी जयंतिया, गारी खासी जयंतिया, यानी ये कह सकते हैं आप मेघालय में पाई जाने वाली कुछ जनजातियां हैं, यहाँ पर इन्हीं जनजातियों के नाम से ये 3 पहाड़ियां पाई जाती है, गारी खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियां, जो कि यहाँ की जनजातियों के नाम पर ही इनका नाम रखा गया था। यहाँ जो जनजातियां पाई जाती है गारी खासी जयंतिया नाम की जो जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा था। तो ये हो गई हमारी पहाड़ियां। उसके बाद में यहां हम आ जाते हैं इस क्षेत्र से निकलकर, अब देखते हैं मरुस्थल, हमारा चौथा भाग क्या आता है मरुस्थल। और यहाँ पर बता दें एक श्रेणी और पाई जाती है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, यानी ये सुलेमान पर्वत श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। अब आगे आपको बता दें मरुस्थल, तो मरुस्थल भारत में केवल एक ही है बच्चों, एक ही मरुस्थल है जो कि यहाँ पर थार का मरुस्थल, जो कह सकते हैं गुजराती है, यहाँ पर राजस्थान से लेकर के और पीओके अधिकृत है, ये थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो इस थार के मरुस्थल में देखिए यहाँ जल की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ की भूमि रेतीली होती है, इसलिए यहाँ फसल नहीं पैदा होती। यहाँ कह सकते हैं आप कांटेदार झाड़ियां, यानी इस क्षेत्र में केवल कांटेदार झाड़ियां ही उपजती हैं, जैसे नीम, बबूल, बेर, नागफनी, इस तरीके के वृक्ष उगते हैं, जो पानी की कमी के कारण इनकी पत्तियां जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए इसको हम राजस्थान का क्षेत्र जो होता है इसको हम कहते हैं मरुस्थल। अब आ जाते हैं तटीय मैदान। अब देखिए यहाँ पर 5वां हमारा जो पॉइंट बनता है आपका तटीय मैदान, तट जो कि किनारा होता है, जो कि आपको पता होगा कि तटीय मैदान यानी किस कारण से भारत में बहने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कारण से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तटीय मैदान के द्वारा किस कारण से, तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पर देखिए गिर श्रेणी एक और है, यहाँ पर गिर श्रेणी, गिर श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर भी पाई जाती है, गिर श्रेणी। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब जो ये क्षेत्र आपका पाया जाता है, ये क्षेत्र, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केरला तट, केरला तट, इसको कहते हैं हम केरला तट। ये जो हमारा तट पाया जाता है, कह सकते हैं आप पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भाग जो हमारा होता है, ये इस किनारे को हम केरला तट कहते हैं। और जो ये हमारा पूर्वी तट पाया जाता है, ये इसको हम यहां पर, ये जो हमारा है इसको हम गोलकुंडा तट कहते हैं, गोलकुंडा तट।
ये इधर का गोलकुंडा तट कहलाता है, इधर का केरला तट कहलाता है। अब बताते हैं हम आपको कि इस क्षेत्र में, यानी जो अभी मैंने बताया आपको कि पश्चिमी क्षेत्र से अधिकांश नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, क्योंकि देखिए इधर का जो क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, ये इधर के मैदान की अपेक्षा में अधिक है। अधिक होने के कारण जब इधर पश्चिमी, यानी कह सकते हैं पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तो इसका जो क्षेत्र है विस्तार ये अधिक है, जिसके कारण मैदान अधिक विस्तार होने के कारण इधर का जल, यानी पूरब जो पश्चिम का जल होता है वो पूरब की ओर, क्योंकि पूरब का विस्तार कम है इसलिए पूरब की ओर बहता है। इसी कारण भारत में बहने वाली अधिकांश नदियां हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं। क्यों? क्योंकि इधर का विस्तार जो है वो मैदान, आप कह सकते हैं तटों किनारे का मैदान अधिक है और इधर पूर्वी क्षेत्र का कम है, जिसके कारण इधर वर्षा होती है तो ढलान के कारण इधर जल बहता हुआ चला जाता है और इस क्षेत्र में अधिक हमेशा नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अब देखते हैं इस तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर पहला तटीय मैदान आप कह सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा, ये हमारा पड़ जाता है गुजरात। गुजरात, तो देखिए यहाँ पर तटीय मैदान जो हमारा है गुजरात, तो इस गुजरात से लेकर के और यहां पर हमारा पड़ जाता है, देखिए गुजरात से गोवा। गोवा, गुजरात से ये जो गोवा का बीच का क्षेत्र हो जाता है, इसको हम कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, ये गुजरात से गोवा के बीच का कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से लेकर के, इस गोवा से लेकर के और उसके बाद में कह सकते हैं बेंगलुरु तक, गोवा से लेकर के यहां पर हमारा पड़ता है बेंगलुरु। बेंगलुरु, ये गोवा से बेंगलुरु, इसके बीच के तट को, ये जो ये 1600 किलोमीटर का तट है, तो इसके बीच के तट को हम केरला तट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बीच का है इसको हम केरला तट कहते हैं, यानी इस बीच के क्षेत्र को हम केरला तट कहते हैं। उसके बाद में फिर इस बेंगलुरु से लेकर के और ये यहां पड़ता है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इस कन्याकुमारी के बीच के तट को, जो 2696 मीटर है, 2696 मीटर, इस बीच की लंबाई जो है 2696 मीटर है, इसको हम कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? इस बीच के भाग को मालाबार तट, इस बीच के भाग को हम कहते हैं मालाबार तट। यहां पर हमारा कन्याकुमारी ये पड़ जाता है। उसके बाद में इसी कन्याकुमारी में यहां पर देखिए नीलगिर की, तमिलनाडु यहां पड़ता है और तमिलनाडु में ही यहां पर नीलगिर की पहाड़ियां भी पाई जाती है, नीलगिर पहाड़ियां। और यहां पर इसी क्षेत्र में यहां पर कार्डिमम पाई जाती है, कार्डिमम पहाड़ियां की पहाड़ियां यहां पर ही पाई जाती हैं कन्याकुमारी में। और इस नीलगिर की पहाड़ियां जो यहां पर पाई गई हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कार्डिमम है, तो यहां पर सबसे ऊंची चोटी इसकी यहां पर पाई जाती है दोदा बेटा। ये सबसे ऊंची नीलगिर की पहाड़ियों की है, इसकी 2357 मीटर, 2357 मीटर इसकी ऊंचाई अधिकतर है। फिर अब आ जाते हैं हम, ये तो हुई हमारे पश्चिमी क्षेत्र की बात। पश्चिमी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि गुजरात से लेकर के गोवा तक, इसको कोंकण तट कहा गया है। उसके बाद में गोवा से लेकर के बेंगलुरु तक, इसको केरला तट कहा गया है। फिर बेंगलुरु से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखते हैं आगे इधर पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कन्याकुमारी से गोदावरी को, यानी कन्याकुमारी से, ये कन्याकुमारी हमारा हो जाता है और यहां से जो नदी हमारी पड़ती है ये यहां पर कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी, यानी इस कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को हम कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल, यानी यहां पर कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के भाग को हम कोरोमंडल कहते हैं। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र क्या है? फिर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच के कोरोमंडल, फिर कृष्णा नदी से गोदावरी के बीच में, ये यहां पर हमारी पाई जाती है गोदावरी नदी।
तो इस कृष्णा नदी से लेकर के और इस गोदावरी यानी इस गोदावरी नदी के बीच को हम गोलकुंडा कहते हैं। गोलकुंडा तट, इसको हम गोलकुंडा तट कहते हैं। उसके बाद में इस गोदावरी से फिर अंत तक जो हमारा क्षेत्र होता है इसको हम उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार तट, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो इतना समझ में आया। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया और इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब आ जाते हैं हम, ये हमारा तटीय मैदान हो गया। अब आ जाते हैं हम, यहाँ पर छठा है हमारा द्वीप समूह। तो आपने देखा होगा भारत के पास में ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह अनेक बने हुए हैं, ये द्वीप समूह होते हैं। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा इधर लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए यहाँ पर 204 द्वीप समूह पाए जाते हैं। टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप समूह पाए जाते हैं। और इधर लक्षद्वीप में, जो इधर लक्षद्वीप हमारा पाए जाते हैं, इसमें 43 द्वीप समूह पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में 43 द्वीप समूह पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए अंडमान निकोबार की में, यानी अंडमान निकोबार जो हमारी है, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर देखते हैं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है हमारी सेंटर पीक, यानी ये जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर है सेंटर पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके आगे आपको और बता दें कि यहाँ पर भारत में केवल 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो यहाँ पर हैं। देखिए इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। एक है बैरन और दूसरा है नारकोंडम। तो बैरन और नारकोंडम, जो बैरन हमारा है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब इसमें केवल भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन है। और ये जो नारकोंडम है ये सुसुप्त ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी है। अब देखिए इधर यानी भारत में पाए जाने वाले कुल द्वीप समूह कितने हैं? तो इधर देखिए 204 प्लस इधर 43, तो बराबर भारत में पाए जाने वाले कुल द्वीप समूह 204 और इधर 43 बराबर 247 द्वीप समूह। टोटल भारत में कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं? टोटल 247 द्वीप समूह। अब देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये क्षेत्र पाया जाता है हमारा, ये इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर हिंदू कुश श्रेणी और ये पामीर ग्रंथि हो जाती है। पामीर ग्रंथि ये हमारी भारत के ऊपर पामीर ग्रंथि हो जाती है। और कुनलुन श्रेणी ये हमारी है कुनलुन श्रेणी। अब देखिए ये यहां पर देखिए हिंदू कुश, पामीर ग्रंथि और कुनलुन श्रेणी। तो ये हमारा भारत का जो भौतिक स्वरूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। इसको बहुत ढंग से पढ़िए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा। और इसमें से हमेशा चाहे जो परीक्षा हो उसमें से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने संपूर्ण चैप्टर को इसमें विस्तार रूप से समझा दिया है। तो बच्चों हमारे इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।